अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो हम डिस्कस कर रहे थे सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर का जो पीरा एक्ट 2024 है, वो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अरेस्ट का पोर्शन के अरेस्ट की पावर किसके पास है और इसका अरेस्ट का प्रोसीजर क्या है, तो ये आगे हम देखेंगे। तो हमारे पास 31 है पावर टू अरेस्ट। ये आपने सेक्शन नंबर और नेम याद रखना है, ये MCQs में पूछा जा सकता है। तो अरेस्ट की पावर किसके पास है? SDEO के पास है, EO के पास, IO के पास, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास है। तो अरेस्ट किन सिचुएशंस में किया जाएगा, वो कंडीशंस यहाँ पर दी हुई हैं कि अगर कोई ऑफेंस ऐसा है जो कि इस एक्ट या शेड्यूल लॉज के अंदर जिस एक्ट को ऑफेंस माना जाएगा या जिस एक्टिविटी को ऑफेंस माना जाएगा, सिर्फ उन्हीं को ही अरेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगेंस्ट होम आ रीजनेबल रेफरेंस हैज़ बीन सेंट बाय द डिपार्टमेंट, मतलब किसी डिपार्टमेंट की तरफ से एक रीजनेबल रेफरेंस आया है, कोई इन्फॉर्मेशन आई है या जिस पर्सन के अगेंस्ट कोई रीजनेबल रेफरेंस के आया है किसी डिपार्टमेंट की तरफ से, या फिर इस तरह ये आपने सिचुएशन रीड करनी है। इसका जो मेन आपने याद रखना है वो इसका सेक्शन नेम और नंबर याद रखना है। वो सेक्शन नंबर पूछ सकते हैं या वो सेक्शन नंबर दे के वो आपसे पूछ सकते हैं कि इस सेक्शन में क्या बताया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें एक और चीज़ याद रखनी है कि रिकॉर्ड ऑफ अरेस्ट जो है वो कौन मेंटेन करेगा, हु विल मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ अरेस्ट। ये SDEO करेगा और रिपोर्ट करेगा इसका जो उसने जो भी रिकॉर्ड वगैरह बनाया होगा वो मजिस्ट्रेट को और हियरिंग ऑफिसर को। नेक्स्ट है हमारे पास 32 सेक्शन प्रोसीजर टू बी फॉलोड आफ्टर अरेस्ट। अब अरेस्ट करने के बाद का क्या प्रोसीजर है, इसमें सिर्फ आपने ये याद रखना है कि SDEO अब एक बंदे को अरेस्ट कर लिया है तो उसका फर्दर प्रोसीजर क्या होगा। उसे शैल प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR इमीडिएटली, फ़ौरन जो है FIR रजिस्टर करेगा और प्रोड्यूस सच पर्सन बिफोर द मजिस्ट्रेट, और उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा विदिन 24 आवर्स। ये आपके MCQs हैं जो मैं हाईलाइट करवा रही हूँ, आप इन्हें हाईलाइट कर लें। और ऑफ द अरेस्ट थ्रू द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। नेक्स्ट है 33 एप्लीकेशन ऑफ द कोर्ट टू अरेस्ट अंडर द एक्ट। इसमें से आपने ऐसा कुछ नहीं याद करना है, लेकिन हाँ वो ये पूछ सकते हैं कि एप्लीकेशन जो है वो किस सेक्शन में दी हुई है, तो वो 33 है। वो बाकी ये कहते हैं कि इस सेक्शन में ये बता रहे हैं कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है CRPC, वो यहाँ पर उसकी जो प्रोविजंस हैं वो अरेस्ट पर अप्लाई होंगी। ये MCQs एक बन सकता है, इसे हाईलाइट कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर 7 है पब्लिक नोसेंस एंड इंक्रोचमेंट। 34 है हमारे पास प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ पब्लिक नोसेंस। अगर कहीं पे कोई पब्लिक नोसेंस हुआ है तो उसे रिमूव करने का क्या प्रोसीजर है। एनी अग्रीव्ड पर्सन बाय द पब्लिक नोसेंस, कोई अग्रीव्ड पर्सन मतलब जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसे उस चीज़ का नुकसान हो रहा है या कोई मुश्किल पेश आ रही है कोई आवाम की तरफ। असल में पब्लिक नोसेंस होता है अवामी परेशानी, कोई आवाम की तरफ से कोई ऐसी कोई उसका हमसाया हो सकता है, कोई उस इलाके का हो सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, उसे हम पब्लिक नोसेंस कह सकते हैं। तो अब वो क्या है, कोई भी अग्रीव्ड पर्सन है, अग्रीव्ड कहते हैं गुस्से में, तो कोई भी ऐसा पर्सन है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टू बी अग्रीव्ड हुआ हो टू सच नोसेंस इन नियर फ्यूचर, या उसे लग रहा है कि फलां बंदे के इस एक्ट से फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो रिपोर्ट सबमिट कर सकता है, कंप्लेंट सबमिट कर सकता है। किसको? टू द EO इन्फोर्समेंट ऑफिसर, SDEO हियरिंग ऑफिसर, बोर्ड या अथॉरिटी, वो किसी को भी कंप्लेंट जो है सबमिट कर सकता है। नेक्स्ट है वो कहते हैं कि ये तो चलो एक अवाम में से कोई बंदा है ना, लेकिन अगर कोई डिपार्टमेंट का बंदा है, कोई विसल ब्लोअर है या कोई एम्प्लॉय है, तो वो भी जो है मैं आल्सो रिपोर्ट पब्लिक नोसेंस, वो भी पब्लिक नोसेंस की जो रिपोर्ट है सबमिट कर सकते हैं EO को, SDEO को, हियरिंग ऑफिसर को, बोर्ड या अथॉरिटी को। नेक्स्ट है हमारे पास 35 सेक्शन एक्शन बाय इन्फोर्समेंट ऑफिसर। अब कोई भी पब्लिक नोसेंस हुआ है, उसकी रिपोर्ट आई है, तो उसका फर्दर प्रोसीजर दिया हुआ है कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर क्या कर सकता है। इसमें से कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको हाईलाइट करवा देती हूँ। एक तो आप ऑफिसर ऑन हिज ओन, या मतलब वो खुद विजिट पे है, इंस्पेक्शन कर रहा है, ठीक है, या फिर उसे कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन आई है किसी SDO की तरफ से, हियरिंग ऑफिसर की तरफ से, बोर्ड की तरफ से या अथॉरिटी की तरफ से, तो वो क्या करे, अब उसके पास इन्फॉर्मेशन आ गई है, कंप्लेंट या कोई इन्फॉर्मेशन EO इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पास आ गई है, तो वो क्या करेगा, वो विजिट करेगा उस साइट को जहाँ पे वो पब्लिक नोसेंस हो रहा है, जहाँ पर वो पब्लिक नोसेंस हो रहा है, और टेक द स्टांस, उनका मौक़िफ़ लिखेगा ऑफ द पर्सन कंसर्न्ड, ठीक है। अगर इन्फोर्समेंट ऑफिसर को लग रहा है कि वाकई ये पब्लिक नोसेंस है, मतलब देयर एग्जिस्ट अ पब्लिक नोसेंस, तो फिर वो क्या करेगा, EPO इशू कर देगा। अब EPO हमने पढ़ा था एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर, एमरजेंसी में उसको प्रोहिबिशन कहते हैं, रोकना किसी चीज़ को, तो वो क्या करेगा, EPO इशू कर देगा। MCQs में बार बार पूछते हैं कि EPO इशू कौन कर सकता है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर। अब वो नेक्स्ट है हमारे पास EPO शेल कर। अब वो जो EPO इशू करेगा तो EPO में क्या मेंशन होगा, शॉर्ट डिटेल होगी उस पब्लिक नोसेंस की, वो जो ऑफेंस है उसकी डिटेल होगी, नेक्स्ट रीजंस होंगी, डायरेक्शंस होंगी, ऑफेंडर को डायरेक्शन दी गई होगी कि आप इस पब्लिक नोसेंस को ख़त्म करें, टू रिमूव द पब्लिक नोसेंस, ठीक है। अब इधर बताया है कि ऑफेंडर के पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। एक ऑप्शन है कि वो कंप्लाई कर लेगा EPO के साथ, दूसरा ऑप्शन अगर वो कंप्लाई नहीं कर रहा है, कंप्लाई करने का मतलब ये है EPO उसे रिसीव हुआ और वो उस पब्लिक नोसेंस को ख़त्म कर दे, ठीक है। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर जो ऑफेंडर है उसे लग रहा है कि नहीं ये पब्लिक नोसेंस नहीं है, या वो कुछ कहना चाह रहा है, उसकी कोई अपनी तरफ से सजेशंस हैं या उसकी कोई भी वो, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन में क्या है कि प्रेफर अ प्रेजेंटेशन बिफोर द हियरिंग ऑफिसर। अब या तो वो इस EPO जब उसे रिसीव होगा तो वो कंप्लाई कर लेगा, वो उस पब्लिक नोसेंस को ख़त्म कर देगा, या फिर क्या करेगा, हियरिंग ऑफिसर के सामने पेश हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन फाइल करेगा, अपनी जो एतराज़ है वो उसे फाइल करेगा,
विद इन 15 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच EPO। अब EPO उस ऑफेंडर को रिसीव हो गया, अब ऑफेंडर क्या करेगा, 30 दिन के अंदर अंदर उस EPO के रिसीव होने के वो हेयरिंग ऑफिसर के सामने पेश हो जाएगा और वहाँ जाके अपना जो मौक़िफ़ है या अपने जो उसने अपने बारे में बयान देना है वो देगा। अब आगे जो है ये आपने जस्ट रीड कर लेना है, ये सारे इसमें ऐसे कोई रट्टे मारने वाली चीज़ नहीं है, आपने ये जस्ट रीड करना है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्शन बाय हेयरिंग ऑफिसर। अब जो देखें पिछले में हमने पढ़ा, ये सारे जो जितने भी सेक्शंस हैं ये आपस में लिंक्ड हैं। अब यहाँ पे इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पास वो जो भी आई इंफॉर्मेशन या कंप्लेंट उसने क्या किया है, उसने EPO इशू कर दिया है। अब अगर तो वो बंदा ऑफेंडर जो है वो कंप्लाई कर देगा और वो वहीं पे मामले को ख़त्म कर देगा तो यहाँ पे बात खत्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर वो रिप्रेजेंटेशन लेके जा रहा है हेयरिंग ऑफिसर के सामने 15 दिन के अंदर, तो अब यहाँ पे दिया है कि एक्शन बाय हेयरिंग ऑफिसर। अब हेयरिंग ऑफिसर क्या करेगा, ऑन द रिसिप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन फाइल्ड बाय द ऑफेंडर। हेयरिंग ऑफिसर के पास अब उन्होंने कहा है दो डिफरेंट ऑप्शन है, वो कैंसिल भी कर सकते हो, कैंसिल उस सूरत में करेगा अगर वो सेटिस्फाई नहीं है उस रिप्रेजेंटेशन से तो वो कैंसिल कर देगा, मॉडिफाई कर सकता है या कन्वर्ट कर सकता है EPO को एब्सोल्यूट ऑर्डर में। अब वो इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ लेते हैं कि एब्सोल्यूट ऑर्डर इशू कौन कर सकता है, वो हेयरिंग ऑफिसर कर सकता है, या दूसरी सूरत में वो ये भी पूछ सकते हैं कि EPO को एब्सोल्यूट ऑर्डर में कन्वर्ट कौन कर सकता है, तो वो हेयरिंग ऑफिसर कर सकता है, ठीक है। बाकी एब्सोल्यूट ऑर्डर में क्या होगी, मतलब कौन सी डिटेल मेंशन होगी, वो पब्लिक नोसेंस की डिटेल होगी, रीज़न होगी, ये जस्ट रीड करने वाली आगे सारी चीज़ें हैं, ये आपने रीड करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रोहिबिशन टू इंक्रोचमेंट। अब नो पर्सन शेल मेक एनी इंक्रोचमेंट मूवेबल और इमूवेबल ऑन द स्टेट प्रॉपर्टी। अब ये बात हमें पता है कि कोई भी स्टेट प्रॉपर्टी है उस पर किसी किस्म की इंक्रोचमेंट की परमिशन नहीं है, इंक्रोचमेंट अलाउ नहीं है। शेल नॉट मेक एनी इंक्रोचमेंट मतलब ये है कि पूरा जो एक पीरा फोर्स है वो टोटली हमें पता है कि किस बेस पे वो वर्क कर रही है, जस्ट गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है उन पे अगर कोई इंक्रोचमेंट हो रही है तो। लेकिन अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कोई इस टाइप की इंक्रोचमेंट होगी तो पीरा फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फिर वो उसका एक और अलग सा प्रोसीजर है कि वो हम फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 38 प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ मूवेबल इंक्रोचमेंट। अब उस स्टेट प्रॉपर्टी पे दो तरह की इंक्रोचमेंट हो सकती हैं, या तो वो मूवेबल होंगी या तो वो इमूवेबल होंगी। इसमें इसकी सारी जो भी प्रोसेस है ये आपने खुद से रीड करना है। इसमें आप देख लें ऐसे कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर भी थोड़ा सा रीड कर देती हूँ। इन्फोर्समेंट ऑफिसर वो फिर विजिट पे होगा, उसे कहीं से डायरेक्ट उस तक कोई इन्फॉर्मेशन आई है, कोई कंप्लेंट आई है या किसी रेफरेंस से, लाइक किसी डिपार्टमेंट से या कस्टोडियन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी से इन्फॉर्मेशन आई है, या किसी विसल ब्लोअर से, या किसी अथॉरिटी बोर्ड SDO EO या हेयरिंग ऑफिसर, कहीं से भी अगर इन्फोर्समेंट ऑफिसर को कोई कंप्लेंट रिसीव हुई है तो वो क्या करेगा, शेल इंस्पेक्ट द साइट टेक द स्टांस, वो उसका मुद्दा लिखेगा, उसका मौक़िफ़ लिखेगा, इंस्पेक्ट करेगा, ठीक है। अगर इफ़ ही सेटिस्फाइड दैट, अगर वो सेटिस्फाई है कि इंक्रोचमेंट को रिमूव करना चाहिए तो वो क्या करेगा, वो पहले जो हमने एक प्रोसीजर पढ़ा है वो EPO इशू कर देगा, ही शैल सर्व नोटिस और रिमूवल ऑर्डर टू द इलीगल ऑक्यूपायर टू वैकेट द स्टेट प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर उन्होंने आगे बताया कि आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड द इन्फोर्समेंट ऑफिसर शैल बी अथॉराइज्ड टू टेक, मतलब अब जो टाइम पीरियड उसने दिया था उस कितना टाइम पीरियड था वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर उस टाइम पीरियड में प्रेस्क्राइब टाइम या फिक्स या स्पेसिफिक टाइम पीरियड में वो ऑफेंडर जो है इंक्रोचमेंट को ख़त्म नहीं करा तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर ये सारे वो दिए हुए वो ये एक्शन ले सकता है, ये आपने करना है। इसमें देखिए हेयरिंग ऑफिसर क्या करेगा उसको, और फिर इसकी जो कॉस्ट होगी इन्फोर्समेंट इसका बताया हुआ है, ये सारा जस्ट रीड करने वाला है, इसमें से कोई ऐसा इतने इंपॉर्टेंट MCQs भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास 39 प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ इमूवेबल। अब मूवेबल हम पढ़ चुके हैं, मूवेबल के हम एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं जैसे कोई रेडी है या जैसे दुकानों के बाहर सामान उन्होंने रखा होता है तो वो जो है एक उसको हम कहेंगे मूवेबल। अब इमूवेबल कौन सी होगी, किसी ने स्टेट प्रॉपर्टी पे कोई दुकान बना ली है या वहाँ पे कोई ऐसी कोई बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी है, ठीक है, तो ये होती है इमूवेबल। अब इमूवेबल में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पास तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर क्या करेगा, इंस्पेक्ट करेगा ये सारे अगर वो सेटिस्फाई है कि इंक्रोचमेंट को रिमूव करना चाहिए तो वो रिपोर्ट सबमिट करेगा हेयरिंग ऑफिसर को। तो हेयरिंग ऑफिसर अब यहाँ पे देखिए अलग है सीन, पहले हमने पढ़ा था कि जैसे ही उसने इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने विजिट किया है उस ऑकरेंस को जहाँ पे वो ऑफेंस हुआ है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर प्लेस ऑफ ऑकरेंस पर जाकर EPO इशू कर देगा अगर उसे लगेगा कि इस इंक्रोचमेंट को रिमूव होना चाहिए। लेकिन इमूवेबल की सूरत में वो EPO इशू नहीं करेगा, वो उस साइट को विजिट करेगा और फिर आके रिपोर्ट सबमिट करवाएगा हेयरिंग ऑफिसर को। हेयरिंग ऑफिसर क्या करेगा, कंडक्ट हेयरिंग कंडक्ट करेगा और हेयरिंग के बाद उसे लगता है कि इंक्रोचमेंट को रिमूव करना चाहिए तो वो रिमूवल ऑर्डर देगा, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ हेयरिंग ऑफिसर शिल बी सर्व्ड अपॉन द इलीगल ऑक्यूपायर, और फिर वो आगे इसका जो है वो सारा रीड करने वाला है सेम एज जैसे कि हम मूवेबल इंक्रोचमेंट में पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद हमारे पास है चैप्टर 8 इशुएंस एंड डिलीवरी ऑफ नोटिस। तो इसमें देखें नोटिस में भी इशूड एंड डिलीवर्ड इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। अब नोटिस अगर इशू करना है तो उसके यहाँ पे तरीके दिए हुए हैं, एक है हमारे पास पर्सनल सर्विस, एक है सर्विस एट प्रीमाइजेस, फिर है फिक्सिंग ऑफ नोटिस, फिर हमारे पास है पब्लिक नोटिस इन न्यूज़पेपर, फिर है लोकल प्रोक्लेमेशन, ठीक है। अब ये पर्सनल सर्विस किसे कहते हैं, सर्विस एट प्रीमाइजेस, इनका इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।